हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लीजेंड्स ऑफ फिजिक्स बाय रघुराज सर एंड अनंत सर। अब यार ऑनलाइन हम दो लोग मिलकर पढ़ाएंगे, मैं रघुराज सर और अनंत सर। आज वो है नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। ये नाइट में एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो उनका इंट्रोडक्शन अगले लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, सेमी कंडक्टर्स लेक्चर 1। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी। तो एक्चुअली क्या है कि सेमीकंडक्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छा देखो, हर चैप्टर के पीछे एक हिस्ट्री होती है। फिजिक्स में कुछ चैप्टर एक्चुअली में टफ होते हैं और कुछ चैप्टर एक्चुअली में आसान होते हैं। तो मैं सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स को आसान वाली कैटेगरी में रखता हूँ। है बहुत आसान आसान, लेकिन काफ़ी हाईली कंसेप्चुअल है। अगर आपने इसके फंडे क्लियर कर लिए तब तो ये आसान लगेगा। और अगर देखो मैथमेटिकल तो है नहीं, तो वैसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि भाई मैथमेटिक्स की वजह से नीट वाले स्टूडेंट समझ पाएंगे नहीं या बोर्ड वाले बच्चों को दिक्कत होगी। नहीं, इसमें तो यह है जिसमें स्किल होगा वो इसको एक बार में समझ जाएगा। और बहुत कुछ टीचर पर भी निर्भर करता है कि वो आप लोगों के फंडे किस तरीके से क्लियर कर रहा है। तो एक्चुअल में बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, हाईली कंसेप्चुअल है। और स्कोरिंग तो है ही, 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। समझ लो 15 से 20 नंबर आप चुटकी भर के समय में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर लेक्चर 1 आप हेडिंग लगा लीजिए। ठीक, तो देखिए मैंने काफ़ी मैटर पहले से तैयार कर रखा है, बहुत ज़्यादा लिखने का काम नहीं होगा। ये पूरा मैटर आप आराम आराम से स्क्रीनशॉट लेके अपना लिख लीजिएगा। वैसे हम अपनी वेबसाइट पर भी ये मैटर पूरा अपलोड कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा न्यू सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं पीपीटी से पढ़ाना, तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कर देंगे सब। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, बेटा डी कहाँ रह गया इसका, डी लगा लेना। ठीक है, ये मत कहना शुरुआती गलती से हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने सही कराया था, वो बाई चांस हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। टॉप कंसेप्ट टू बी कवर्ड, एक तो इसमें इंट्रोडक्शन देंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, इनकी कैसे हमको जरूरत पड़ी वो सारी कहानी आपको बताएंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है क्योंकि यार जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो वहाँ पर बहुत ही हल्की डेफिनेशन लिखा दी जाती है क्योंकि वहाँ पर क्लियर करना भी पॉसिबल नहीं है। बता दिया जाता है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनके पास नहीं होते हैं, और सेमी कंडक्टर वो होते हैं जो इनके बीच में होते हैं। लेकिन यार मन नहीं भरता है, आप अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, मन नहीं भरा होगा इस डेफिनेशन से। पर पहली बार जब सेमी कंडक्टर में एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ोगे सॉलिड्स की, ठीक है, तो पहली बार आपको ये बात क्लियर होगी कि कब कोई मटेरियल इंसुलेटर होता है, कब कोई मटेरियल कंडक्टर होता है और कब कोई मटेरियल सेमी कंडक्टर होता है। तो बेटा इसका जो फंडा होता है ये एनर्जी बैंड थ्योरी से क्लियर होता है। ठीक है, फिर किस तरीके से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है ये आपको समझाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल। फिर फर्मी लेवल का फंडा आ जाएगा एंड फर्मी एनर्जी लेवल। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। इतने टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो लेक्चर लगभग 1-1.5 घंटे, सवा घंटे के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे, चलिए आइए। देखिए सेमी कंडक्टर्स तो पढ़ते हैं, हमने लिख के रखा है इसलिए। सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है। पर इसमें सबसे खास बात यह है कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इतने सारे डिवाइसेस बना ले जाएंगे कि अपनी इच्छा से उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, लिख लो मत ऐसे ही सुन लो, कि सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी डिवाइस में हमको कितनी कंडक्टिविटी की आवश्यकता है, जरूरत के हिसाब से कंडक्टिविटी रख सकते हैं। जबकि कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी आप लोगों के ऊपर नहीं होती है, वो नेचर में जैसी कंडक्टिविटी नेचर ने किसी मटेरियल को कंडक्टर या इंसुलेटर को बना के दिया वही रहेगी। जबकि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, ईटीसी, इंसुलेटर में ग्लास, डायमंड, ये होते हैं, ठीक है। और सेमी कंडक्टर में जनरली आप जो पढ़ेंगे वो मेनली क्या पढ़ रहे होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये सब मेनली ये दो पढ़ने जा रहे हैं हम, ये दोनों ही फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, ओके। अब वाई सेमी कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, कि सेमी कंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरा समझ लीजिए, मैंने लिख दिए पॉइंट। सेमी कंडक्टर्स हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनकी बहुत खास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए ये दो खास वजह हैं जिनकी वजह से सेमी कंडक्टर्स की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। तो कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो देखो सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। होल्स वाला वर्ड अभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, पर कोई चिंता नहीं, शुरुआत तो ऐसी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे इंसुलेटर में या कंडक्टर में आप उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल मतलब जैसे सिल्वर है तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वही रहेगी। अब मान लो वुड है, जो उसकी कंडक्टिविटी है जीरो कंडक्टिविटी, तो वही रहेगी। पर अगर कोई डिवाइस सेमी कंडक्टर का बना हुआ है तो उसकी कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको कंडक्टिविटी को कंट्रोल ही करना होता है। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी लाइट को कभी लो कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, तो कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, उनके बीच में भी कर लेते हैं। तो ये आप सोचें कि कंडक्टर का यूज़ करके हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सेमी कंडक्टर से ही पॉसिबल है, ठीक है। उसमें बहुत सारे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस लगे होते हैं, बहुत आसान है। कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट, सेमी कंडक्टर से हम यूनिडायरेक्शनल करंट फाइंड आउट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मान लो ये कोई तार है, ये कोई तार है, ठीक है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने इधर से करंट इसमें फ्लो कराया तो इधर इसमें निकल गया करंट, और जब आपने करंट इसमें इधर से फ्लो कराया तो इधर करंट ये ना जाए। तो मतलब जब इधर करंट जाएगा तो ये अगर सेमी कंडक्टर है तो इधर वाले करंट को तो अलाउ करेगा। ये आप देखेंगे रेक्टिफिकेशन में देंगे कि एसी से डीसी जब कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से जंक्शन डायोड का हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया है। तो एक तरफ के करंट को ब्लॉक कर देता है। तो दूसरा यूज़ ये है कि हम सेमी कंडक्टर से ऐसे डिवाइसेस बना सकते हैं जो हमको एक ही डायरेक्शन में करंट को दे सकते हैं, क्योंकि आपको इतना हल्का फुल्का आता होगा कि ऑल्टरनेटिव करंट बाई डायरेक्शनल होता है, वो आगे भी फ्लो करता है और पीछे भी फ्लो करता है। लेकिन अगर हमको एसी करंट को डीसी बनाना है या ऐसा करंट चाहिए कि जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, भाई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में करंट की डिमांड करते हैं, तो बिना सेमी कंडक्टर के तो आप उसको बना ही नहीं सकते। कंडक्टर से थोड़ी ना काम चल जाएगा भाई, कंडक्टर तो दोनों ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा देंगे। जैसा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, भाई जब इधर अगर प्लस होगा इधर माइनस तो इधर फ्लो कर जाएगा, और अगर इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा तो इधर फ्लो कर जाएगा। ये किस में होगा, ऐसा कंडक्टर में। पर अगर मुझे ऐसी आवश्यकता है कि भाई केवल करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो फिर ये काम कंडक्टर से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, सेमी कंडक्टर की पड़ेगी, ठीक है। एकदम ये सब मैटर आपको वेबसाइट पे हम डाल देंगे, अब हमें कमेंट कर देना तो वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए इनके जो मेन एडवांटेज हैं सेमी कंडक्टर्स के, देखिए इनके जो बेहतरीन एडवांटेज हैं वो मैंने 2 4 5 लिख दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, उतने हम लिख नहीं सकते। तो एडवांटेजेस ऑफ सेमी कंडक्टर, एक तो इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। जैसे मोबाइल है, आप सोचो वहाँ पे स्विच वगैरह, जैसे मोबाइल को ऑन ऑफ भी करते हो, और आप सोचें कि जो आपके घर में एसी या ट्यूबलाइट या एलईडी का जो स्विच आप लोगों ने घर में लगा रखा है, क्या आपको लगता है कि मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए वो स्विच यूज़ हो जाएगा? और यार कितना बड़ा स्विच होता है, मोबाइल तो छोटा सा होता है, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए या बहुत सारे सर्किट्स में करंट का फ्लो कराना है, कई बार स्टॉप करना होता है, तो उस सब के लिए सेमी कंडक्टर्स ही यूज होते हैं। ट्रांजिस्टर आगे जाके आप पढ़ेंगे, इवन वो सिग्नल से ऑन ऑफ हो जाते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच आप लोग ट्रांजिस्टर में पढ़ोगे, समझ रहे हो। तो स्मॉल साइज होता है, ठीक है। जैसे मान लो लैपटॉप है, आप पहले देखते थे टीवी कितना बड़ा आता था, अब एलईडी टीवी आते हैं जो सिग्नल से ही ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो आपको लगता है ये बिना ट्रांजिस्टर के पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांजिस्टर किसके बने? सेमी कंडक्टर के बने हैं। तो स्मॉल साइज होता है। लो पावर कंजप्शन, आप सोचिए मोबाइल इतने बड़े बड़े वीडियो देख लेते हो आप छोटी सी बैटरी से, उस छोटी सी बैटरी से अगर इनका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता तो आपको लगता है कि मोबाइल एक दिन तक उस बैटरी
सर्विस दे पाती? नहीं दे पाती, 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती बैटरी। तो जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, जो भी आप पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे, इनका पावर कंजप्शन बहुत ही लिटिल होता है, बहुत बड़ा यूज है। भाई आप सोचें कि मोबाइल की बैटरी से मैं ट्यूबलाइट जला लें, अरे फक से जलेगी, बंद हो जाएगी, कितनी देर यूज कर पाओगे? और मोबाइल उससे पूरे पूरे 10-12 घंटे आप यूज कर लेते हो, तो पावर कंजप्शन कम होगा तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो पावर कंजप्शन काफी लो होता है। वर्क एट लो वोल्टेज, लो वोल्टेज पर काम करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। जैसे आपको बल्ब जलाना है तो 100 वोल्ट पर भी आप जला के देख लीजिए, जले बहुत कम, कितना डिम हो जाता है। जबकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस 1-2 इवन मिली वोल्ट में भी वर्किंग कर जाते हैं, माइक्रो वोल्ट में वर्क कर जाता है ट्रांजिस्टर, समझ रहे हो, माइक्रो वोल्ट पर वर्क कर जाता है। तो लो वोल्टेज पर इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ बहुत लंबी होती है। आप देखते हैं एक मोबाइल 2-3 साल चलता रहता है, ठीक है। और इवन मोबाइल के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कभी खराब ही नहीं होते। भाई आप जनरली जो टच वाला मोबाइल लाते हो उसमें टूटता क्या है? आपका स्क्रीन टूटता है, अंदर से तो बहुत कम खराब होता है। तो लाइफ बहुत लंबी होती है। जब घर में देखते हैं ट्यूबलाइट और एलईडी फैन, आप देखते हैं कि 1 साल में कई बार खराब होते रहते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। हाई रिलायबिलिटी, वही बात आ गई, इन पर भरोसा बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात है? ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में क्रांति कहाँ से आई। देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट इनकी डिस्कवरी हुई है। जब सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हो गई तो दुनिया में रिवॉल्यूशन आ गया। 1930 में जाके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पिक्चर में आए थे। तो देखिए इन 1930 सम सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स वर डिस्कवर्ड इन विच द चार्ज कैरियर्स कैन बी कंट्रोल्ड विद स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ हीट लाइट वोल्टेज। मतलब मोबाइल में जो सिग्नल होते हैं, जो ऑन ऑफ के स्विच होते हैं, वो पता कैसे ऑपरेट होते हैं। हम जैसे ऑन करते हैं मोबाइल को, जब ऑन करते हैं तो उसमें एक सिग्नल भेजते हैं, और वो जो आप टच करते हो तो एक सिग्नल भेजते हैं और उसी से वो फंक्शन करने लग जाता है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हीट, इवन हल्की फुल्की हीट से भी इनके स्विच ऑन ऑफ हो जाते हैं, थोड़ी बहुत लाइट के सिग्नल से भी ऑन ऑफ हो जाते हैं, और इंटेंसिटी, वही लाइट की इंटेंसिटी या वोल्टेज हल्के फुल्के वोल्टेज से ऑन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948, फिर ट्रांजिस्टर पिक्चर में आ गए 1948 में। यहाँ से तो समझ लिया रिवॉल्यूशन आ गया। तो रैपिड एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स विच वी सी टुडे आर ड्यू टू द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आज की डेट में आप कुछ ही दिन पहले वैक्यूम ट्यूब वाले टेलीविजन यूज करते थे, इतने बड़े बड़े होते थे। आप देखिए रेलवे स्टेशनों पर पहले आप टिकट कराने जाते थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर लगे होते थे, आज देख रहे हैं कितने पतले लगे होते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन किसकी वजह से बच्चों पॉसिबल हो पाया है? ये रिवॉल्यूशन दोस्त केवल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कम वोल्टेज पर परफॉर्म करते हैं। अभी 2-3 साल पहले आप देखिए एलईडी की खोज हुई, व्हाइट एलईडी की। अदर कलर के एलईडी पहले बन चुके थे, लेकिन व्हाइट एलईडी जब से आया है तो घरों में बिजली के बिल कितने कम हो गए। जैसे आजकल सोलर सिस्टम है, उसमें भी सब इसी का फंक्शन है, सेमीकंडक्टर का। सोलर सेल आप घरों में लोग लगा के कोई बिल ही नहीं आ रहा है बिजली का, ठीक है। तो ये सब सेमीकंडक्टर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। हालांकि अभी सोलर एनर्जी में बहुत रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में तो 100% हो ही जाएगा, ठीक है। एकदम आसान चीज़ें, अभी तो इंट्रोडक्शन है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, तो वो मैंने लिख दिया आपके लिए। तो मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नॉलेज आप लोग हासिल कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए इंसुलेटर को तो अभी पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो हमको किसको है? सेमीकंडक्टर को पढ़ना है। तो इंसुलेटर्स में तो सिंपली नो कंडक्शन, यहाँ पे तो कोई कंडक्शन होता नहीं है। तो कंडक्टर से सेमीकंडक्टर का डिफरेंस थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो मेन डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, ये तो है ही, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। ये काफ़ी खास पॉइंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कंडक्टर्स के केस में, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है,
सेमीकंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टेंस होता है, देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बहुत तेजी से घटता है। ये आपको मेन पॉइंट, ये भी समझ में आएगा आपकी में पूरा खेल, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा शुरुआत के लिए आप याद कर लीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, हल्का सा दिमाग में सेट कर लीजिए, और टेम्परेचर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। हल्का सा ये दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिए। तो ये जो अल्फा होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कंडक्टर के लिए, R इक्वल टू, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा होता है इसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, यही कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, सॉरी, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में नेगेटिव होता है। हालांकि टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसी चीज़ को डिफाइन नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, इस सारी थोड़ी बातें सरफेशियल बताई जा रही हैं शुरुआत में। वहाँ पर कंट्रोल, कुछ होल्स, बॉन्ड ब्रेकिंग, बहुत सारी बातें होती हैं, बड़ा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिमाग में ये बस पॉइंट रख लीजिए। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर पे भी कर देते हैं। 0 केल्विन पे ये बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं देते हैं, जबकि कंडक्टर देते हैं। एंड देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज नेगेटिव। ये लिख भले ही दिया हमने, बस इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमको कंडक्टर से कंपैरिजन करना था, बाद बाकी शुरुआत करने के लिए, बाद बाकी इसका ऐसा कोई खास मतलब है नहीं। तो देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो बात हमने आपको समझा दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी उतार लीजिए, आराम से लिखते रहना, पॉज करके लिख लीजिए आराम से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीमे धीमे कंसेप्ट आना शुरू होंगे। क्लियर? एकदम इंट्रोडक्शन है, अभी आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जेई मेन में एक बार आ गया था, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं कई बार लास्ट में भी कराता हूं, पर अभी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कर लीजिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अ पीस ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर, और कॉपर होता है आपका कंडक्टर। कंडक्टर को मैं सी से लिख रहा हूं, ठीक है। तो कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना लिया जाता है, रूम टेम्परेचर होता है आपका 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन से 80 केल्विन तक इसको लाया जा रहा है। तो बताइए इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो इसके दो मतलब आप तुरंत लिख दीजिए। अगर ये सेमीकंडक्टर होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा चलता है, ठीक है। और जो कंडक्टर होगा उसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लिख दीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उत्तर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंक्रीजेस। दोनों के साथ तो ऐसा होगा नहीं भाई, टेम्परेचर घट रहा है तो एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का, और कंडक्टर का उल्टा लिख गया, कंडक्टर का घटेगा तो यहाँ घटेगा, ठीक है। यार पूरा मिटा दिया, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देते हैं। देखिए अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 से 80 केल्विन पर आ रहे हैं, तो टेम्परेचर भाई रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन। 300 केल्विन बोले तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है, तो टेम्परेचर अगर घटेगा तो अगर सेमी कंडक्टर होगा तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस उल्टा चलता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उल्टा चलता है सेमीकंडक्टर में। और अगर कंडक्टर होगा तो बताइए जो रेजिस्टेंस होगा वो सीधा चलता है, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के घटाने से घट जाएगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के घटाने से बढ़ जाएगा। अब पढ़ लीजिए, जेई मेन में आया था सवाल, एकदम आसान है। रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है, सेमी कंडक्टर का बढ़ेगा लेकिन कंडक्टर का घटेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच डिक्रीजेस, ऐसा भी नहीं, दोनों के साथ ऐसा नहीं है, दोनों अपोजिट है।
रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। कॉपर क्या कंडक्टर, तो कंडक्टर का क्या कर रहा है बताइए, घट रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है। अच्छा ऑप्शन तो मैंने टिक ही कर दिया पहले से ही, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, आराम से देखिए, ये यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर के यहां से स्टार्ट होता है। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, हेडिंग लगा लीजिए। मैंने पूरा लिख के रखा है, बस मुझे एक्सप्लेन करना है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैथमेटिकल तो है नहीं, तो टेंशन लेने का नहीं। कोई इसी तरीके 100% क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, आप चिंता ना करें उसकी। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, देखिए यार, जैसे ये सब पिक्चर है तो आपके सामने बनी हुई है, ठीक, अच्छी बात है। बैंड्स, एनर्जी बैंड्स का मतलब क्या होता है, या एनर्जी स्टेट का मतलब क्या होता है? तो ये एनर्जी स्टेट का फंडा आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ने लग जाते हो, 11th से, ठीक है, थोड़ा बहुत 9th में भी है, पर वहाँ समझ में कुछ नहीं आता है, पर 11th में तो समझ में आ ही जाता है, और वो भी समझ में आता है केमिस्ट्री में जाके, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th के सिलेबस में है, 11th में है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में जाके वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है जाके, तो फिजिक्स में जाके तो लेट समझ में आता है, लेकिन केमिस्ट्री में पहले समझ में आ जाता है। वो अलग बात है कि केमिस्ट्री में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, वो अलग मुद्दा है फिर। तो एक्चुअली जैसे आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते होगे, हाइड्रोजन, वो भी एटम की बात कर रहा हूँ मैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप पढ़ते हो तो आपको हाइड्रोजन एटम की पूरी कहानी पता है कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, फिर इसके चारों तरफ सेल्स होते हैं, ये सेल होता है और सेल होते हैं, ठीक है, ये n=1 होता है, ये n=2 होता है। अब वो सब डिटेल तो हम जाएंगे नहीं बोहर के मॉडल में, बोहर के मॉडल को तो फिलहाल हम पढ़ा नहीं रहे, ये सब डिटेल तो आपको जाएंगे नहीं यहाँ पर। तो जब आपको पता है जब n=1 में रहता है तो इसकी खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है, देखो ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने लिख भी दिया, देखो, इन एन आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। एक आइसोलेटेड एटम में, अभी आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूँ, सॉलिड पे आऊँगा, इसलिए बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो एक आइसोलेटेड एटम में जब तक इलेक्ट्रॉन n=1 में घूमेगा, उसका ये एनर्जी लेवल होगा, इसी को मैं एनर्जी लेवल कह रहा हूँ। ये सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जब n=1 में यहाँ है तो यहाँ होगा, ठीक है, और उसकी एनर्जी ये होगी -13.6, मतलब यूनिक होगी, ये वैल्यू यूनिक है, यूनिक एंड डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट भी कह सकते हो उसको। यार एक रेंज में नहीं है, अभी समझ में आएगा रेंज का क्या मतलब है। प्लीज अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे पता नहीं लगेगा सेमीकंडक्टर कब आपके जीवन में प्रवेश कर गया, आराम से। तो अगर n=1 में हाइड्रोजन के आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, यही होगी -13.6, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। अगर आपने इसको हीट दे दी, गर्म कर दिया, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के आ जाए, तो उसकी एनर्जी जब वो n=2 में होगा तो यही होगी बच्चों -3.6, मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेता है। तो आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं, वो डिस्क्रीट होता है। मतलब एक आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, या -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी जब वो n=3 में होगा। ये डिपेंड किस बात पर करेगा कि इसका टेम्परेचर क्या है। जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और उसके एनर्जी लेवल्स चेंज होते जाते हैं, पर वो जो भी चेंज होते हैं वो कंटिन्यूस चेंज नहीं होते। मतलब जैसे 13.6 से सीधे घट के ही आएगा। जैसे आप स्कूटर चलाते हो तो स्कूटर या कार चलाते हो तो 100 इसकी स्पीड है, तो स्पीड कितनी भी बढ़ा सकते हो, धीमे धीमे धीमे। लेकिन बताइए जो स्पीडोमीटर होता है, जैसे 101 से वो सीधे 102 बताता है, अगर ऐसा स्पीडोमीटर है तो 101 और 102 के 100 और 101 के बीच की रीडिंग बताएगा क्या? अगर उसमें 1 किलोमीटर का क्वांटा लगा हुआ है तो नहीं बताएगा ना। तो यही मतलब है। तो उसकी एनर्जी जब n=1 में होगा तो ये होगा, फिर n=2 में सीधे होगी, इसके बीच में कोई एनर्जी नहीं लेता है। प्लीज यहां पे ध्यान दो, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री 100% पढ़ी होगी, फिजिक्स तो खैर मॉडर्न में पढ़ाई जाता है, पढ़ाऊंगा मॉडर्न में इसके बाद। तो एनर्जी इसके बीच में नहीं आएगी, तो या तो ये एनर्जी लाइन होगी, ये एनर्जी लाइन से, या ये होगा या ये होगा या होगा। तो बताइए ये कैसे एनर्जी लेवल है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है,
ये कैसे एनर्जी लेवल है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। शब्द को याद कर लो, डिस्क्रीट। तो एक आइसोलेटेड एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। दिमाग में लीजिए इस फंडे को। एक आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। लीजिए दिमाग में, एकदम क्लियर है। ये सब आता था, इतना बढ़िया समझ में आएगा, कल्पना से बाहर। हालांकि आप मुझे ये कमेंट जरूर कर देना कि सर आप लिख लिख के पढ़ाइए एक एक चीज़, या पहले से मैंने पीपीटी रेडी कर लिया है। यार आसानी से तैयार नहीं है, अकेला आदमी मैं ही खुद ही तैयार करता हूँ। तो जैसा हो प्लीज़ यार कमेंट करके बता देना, क्योंकि आने वाली फिजिक्स को पूरा पढ़ाना है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारों की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं उस बात को यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि क्या मजबूरियाँ हैं, लेकिन काम होगा, डोंट वरी, पढ़ाई होगी। आगे बढ़िए। अब देखिए, अभी हमने जो आइसोलेटेड एटम आपको एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन किया। अब मान लो आपने कोई ऐसा आइसोलेटेड एटम लिया, उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक आइसोलेटेड एटम ही ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें एक से ज़्यादा है। जैसे हमने ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 मैंने बना रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, इसमें 2 होते हैं, 1 और 2 बना रखें। इसमें 18 मैंने बनाए नहीं, लिख दिए हैं, तो ये होता है n इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद एक और आ जाएगा, अगर लेना चाहें तो आप इसके ऊपर एक और आ जाएगा, n इक्वल टू 4, उसमें बताइए कितने हो जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए अब n इक्वल टू 1 में इसका भी डिस्क्रीट एनर्जी होगा, हालांकि मैंने यहाँ पर तोड़ के रखा हुआ है। अब ये n इक्वल टू 1 होता है, ये ऑर्बिट्स भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। देखो जो E2 होता है, अब ये E2 में आपको पता होगा, इसमें 2s2 एंड 2p6 होता है, पता होगा। जैसे n इक्वल टू 3 होता है, देखो मैंने इसमें बना रखे हैं 3 में, इसमें ऑर्बिट्स भी होते हैं, तो इसमें क्या क्या होते हैं बताइए? 3s2 3p6 और इसमें 3d10 भी होता है, ठीक है, 3d10 भी होता है। तो देखिए जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम की बात कर रहे थे, तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो केवल इसकी बात हो रही थी। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो देखो, दिखाने को आप ऐसे दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ध्यान से सुनना, n इक्वल टू 1 ही है, जब n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस वो डिस्क्रीट नहीं होते, वो फर्दर डिवाइड होते हैं। देखो इस रेंज में, देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड है, मतलब वो एनर्जी E2 लिखी है, पर वो एनर्जी E2 यहाँ से यहाँ तक है। मतलब आप बैक जाइए, देखिए इसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो ये डिस्क्रीट नहीं रहा। देखिए ये रेंज आ गई, यहाँ से यहाँ तक रेंज आ गई। जब इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा हुए तो देखो ये रेंज आ गई, एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक वेरी करी। अब वो सब लिखते नहीं, हम लोग डेप्थ में अब धीमे धीमे जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 में अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है तो फिर वो एनर्जी डिस्क्रीट नहीं होती, फिर वो कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। जैसे 3d10, ये इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होता है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक ही क्वांटम स्टेट होता है, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी क्लियर होता जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ये सब थोड़े से केमिस्ट्री के पॉइंट होते हैं, तो कुछ बच्चों को आते हैं, कुछ को नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने हल्का सा लिख दिया है केवल इमेजिनेशन के लिए। इतना तो सबको आता है कि भाई sp_d होंगे 3 में, और n इक्वल टू 2 में क्या होंगे? s और p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, इतना सबको आता है। तो ये p ऑर्बिट की एनर्जी s से ज़्यादा होती है, तो p ऊपर s नीचे। ऐसे यहाँ पर एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? d की ज़्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है? p की होती है, फिर उससे कम किसकी होती है? s की कम होती है। तो ये यहाँ पे लिखा मैंने, s की कम, फिर p की ज़्यादा, फिर d की और ज़्यादा, ये लिखा हुआ आराम से। इतना तो समझ में आता है। मतलब n इक्वल टू 3 में 18 के 18 जो 18 इलेक्ट्रॉन है, सबकी एनर्जी एक नहीं होगी, क्योंकि 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन s में होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? p में होंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन d में होंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन की लगभग एनर्जी दिमाग में सेम मान सकते हो, पर उनमें से भी 5 और 5 की अलग अलग होती है, वो सब जानते हो आप, क्वांटम स्टेट का फंडा आता है, ओके। और 6 की लगभग सेम मान लो, तो मैंने यहाँ से एक रेंज हो गई, एक रेंज, ठीक है। पर अब जरा देखिए आगे और बेहतर क्लियर होगा। देखिए डायग्राम मैंने बना रखे हैं, अब देखिए, अब यहाँ समझा रखा है मैंने। अब जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम लिया, ये जो भी मान लो, चलो, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है इसलिए हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन वाला, तो E1 की बात करेंगे तो देखो ये इसका डिस्क्रीट लाइन है, ये डिस्क्रीट लाइन एकदम क्लियर है, डिस्क्रीट लाइन।
लेकिन अगर आप दो एटम को क्लोज ले आओगे, देखो दो एटम पास आ गए, अब ध्यान रखना ये जो इलेक्ट्रॉन था ये केवल इसी के इन्फ्लुएंस में था, केवल इसी का न्यूक्लियस इस पर प्रभाव डाल रहा था, यही फोर्स लगा रहा था और कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, इसलिए इसका कैसा एनर्जी लेवल आया, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आया। पर अगर आपने दो एटम ले लिए, जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, तो इस इलेक्ट्रॉन पे देखो ये भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, ये भी न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा होगा बताओ, रिपल्सन भी दे रहा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इंटरेक्शन अकेला है कि एक से ज्यादा है, इस पर एक से ज्यादा इंटरेक्शन है, तो यहां पर इसके एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएंगे, यहां पे एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन में आप लोगों को हल्का फुल्का याद दिला दूं, H2 मॉलिक्यूल के लिए आप मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, आप लोग मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल पढ़ते हो, 100% पढ़ते हो, जिसमें आप लोग क्या पढ़ते हो, एंटी बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अरे यार प्लीज यार, वो थोड़ी एरर हो जाती है मुझसे, चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो एक्चुअली इरेजर एक साथ वाला दब जाता है। तो देखिए यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये इसी न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस के साथ इसका इंटरेक्शन है और किसी के साथ है ही नहीं, तो सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लाइन, डिस्क्रीट एनर्जी लाइन। लेकिन अगर दो एटम आप पास पास ले आए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो ये न्यूक्लियस के भी अट्रैक्शन में आएगा, ये न्यूक्लियस भी इस न्यूक्लियस के भी अट्रैक्शन में आएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी इस पर क्या दे रहा होगा, रिपल्सन दे रहा होगा। तो अब इस पर मोर 3 इंटरेक्शंस आ गए, 3 इंटरेक्शंस, 3 इंटरेक्शंस इसके पास मौजूद हैं। 3 इंटरेक्शंस में इसके इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, इसी तरीके से इसका भी हो रहा है। तो अब यहां पर जो एनर्जी स्टेट होंगे वो एक नहीं होंगे, एनर्जी एक रेंज में होगी। अब इसमें 2 लाइन आ जाएंगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, देखे दो, एक को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर या बॉन्डिंग, आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में, और इसको कहते हो एंटी बॉन्डिंग। एक एक बात क्लियर होगी। जैसे यहां पर अगर इसकी एनर्जी मान लो E1 को मैं E0 कहता मान लो, तो अब ये जो होता है इसकी एनर्जी थोड़ी घट जाती, ये हो जाती E0 माइनस डेल्टा ई। ये होता है इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती, कितनी हो जाती, E0 प्लस डेल्टा ई। मतलब एक रेंज माने लगता है, एक रेंज होता है, एक रेंज होता है यहाँ पर, डिस्क्रीट नहीं होता। अगर 2 एटम की भी बात कर लो तो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स पढ़ते हो आप लोग, थ्योरी है। मान लो 3 एटम होते, तो देखिए हमने 3 यहाँ पे ये लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई है, 3 लाइन आती इन्हीं की, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी लगाएगा। अब इस पर बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं, तो हम लोग स्टडी आसान नहीं है करना इसको, लेकिन एक आपको सॉलिड के बैंड स्ट्रक्चर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि अगर एक एटम होता तो आप ऐसे सोचते, 2 एटम होते तो ऐसे सोचते, ठीक है, 3 होते तो ऐसे सोचते, मान लो 5 होते तो 5 लाइन, 6 होते तो 6 लाइन। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं कि मुझे फंडा क्या समझाना है। अब ऐसे सोचिए इसको, इतना गहराई में नहीं जाना, यहां पर आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा यार, मैंने सब कुछ पहले से एक्सप्लेन कर रखा है इसलिए कि टाइम किल ना हो, आपका टाइम सेव करना था मुझे, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, 100% कंसेप्चुअल है, एक एक फंडा क्लियर करता जा रहा हूं, मैथमेटिकल है नहीं बिल्कुल भी, इसलिए। अब देखिए, अब मान लो यहाँ पे n एटम ले लिए होते, बड़ा बढ़िया डायग्राम बनाया, क्लियर है एकदम, n एटम ले लिए होते, तो अब यहाँ पर ये जो होता, अब एक बैंड बनता है, एनर्जी बैंड, इसमें बहुत सारी, अब कितनी लाइंस होती ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी आपको क्लियर होने लगेगा। पर अभी आप इसमें ये मान लो इनफाइनाइट या जितनी भी मान लो, पर एक बैंड होता, ये क्या, ये कौन सा स्टेट होता, मैक्स, ई मैक्स वाला होता, यहां पे क्या होता, ई मैन। तो ये देखिए n एटम के लिए ऐसा आ जाता, तो यही है बैंड, शुरुआत हो चुकी है बैंड स्ट्रक्चर सॉलिड के की। तो n एटम होते तो इस तरह से बैंड बनता। क्लियर हो रहा है बच्चों एकदम, कमेंट कर देना, ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, कोई एकदम आसान है, सब एक्सप्लेन कर दिया है, इतना टाइम के लिए होता, मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता, फिर ये बनाता, एकदम समझा दिया कि n एटम होते तो ये बैंड बनता, कुछ है ही नहीं एकदम आसान।
आगे बढ़ें, चलिए। तो देखिए अब यहाँ पे वो बात हमने लिख दी है जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए अच्छे से लिख दिया, पढ़ लीजिए, आप लोग खुद पढ़ लीजिए एक बार, मैं पढ़ के समझा देता हूँ। इन अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल के अंदर ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शंस, अभी अभी बता दिया कि जब एक इलेक्ट्रॉन था, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक न्यूक्लियस था, तो सिंगल इंट्रैक्शन था, दो हो गए तो इंट्रैक्शन तीन हो गए, तीन हो गए तो कई सारे हो गए, वो सब अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ मैनी कह के अपना काम चला लेते हैं। तो इन अ क्रिस्टल ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शंस द एनर्जी लेवल्स ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली मॉडिफाइड। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है। तो ये इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट है, इसका मतलब क्या है ये समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये दो एटम आप पास पास लाए, दो एटम, एक ये एटम और एक ये एटम, तो बताइए जो इसमें बहुत सारे n=1 n=2 अपना बहुत सारे होंगे, इसमें भी बहुत सारे होंगे, तो बताइए एक दूसरे के न्यूक्लियस ही ज्यादा इंटरेक्शन लगाते हैं क्योंकि उन्हीं के पास ज्यादा चार्ज होता है। तो बताइए इसका न्यूक्लियस इसके कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट वालों को ही ज्यादा प्रभाव डालेगा। और आपको मजे की बात बता दूं, अपने सिलेबस में हम केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को ही समझेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, हायर एजुकेशन के पॉइंट होते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है कि इन अ क्रिस्टल ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्लाइटली मॉडिफाई। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। जैसे मान लो आउटर मोस्ट पी है, तो हम अगर वो उसका 3p है तो 3p लास्ट वाले ऑर्बिट की बात करेंगे। जैसे n=1 n=2 तो 2 की बात करेंगे, 1 पर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत समझा देंगे वो अलग बात है। तो आउटर मोस्ट की बात करते हैं। हाउएवर, देखो मैंने लिखा है एकदम साफ साफ, हाउएवर दिस मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल्स इज नॉट एप्रिशिएबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ये इसके न्यूक्लियस के पास होते हैं, इसके न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो ये आउटर मोस्ट को ही ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर पाते हैं। It is because electrons in outermost cell are shared by more than one atom in the crystal. These energy levels are slightly greater और smaller, वो सब बता दिया है कि outermost electrons की जो एनर्जी होती है वो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता उससे कुछ की बढ़ जाती है, कुछ की घट जाती है, तो वो सब लिख दिया है। These energy levels are slightly greater और smaller than their original energy in isolated atom। वो मैंने आपको डायग्राम करके बताया था कि अगर एक आइसोलेटेड एटम है, अगर एक आइसोलेटेड एटम है, ये इसका मतलब एक मतलब समझ लीजिए। इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब समझाता हूं। देखिए, दीज एनर्जी लेवल्स आर स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जी इन आइसोलेटेड स्टेट। जरा समझिए, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम आपने लिया, ठीक है, तो ये n=1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था, तो ये एनर्जी आया था मान लो E0। तो जब दो एटम एक दूसरे के आसपास आते हैं, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, अब इसने इस इलेक्ट्रॉन को इसने भी खींचा और इसने भी खींचा और इस इलेक्ट्रॉन ने भी इंट्रैक्शन दिखाया, तो इस तरीके से आई। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसकी एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, E0 प्लस डेल्टा E हो जाएगी, और इस लेवल की एनर्जी कुछ घट जाएगी, E0 माइनस डेल्टा E हो जाएगी। ये इसका मतलब है, ठीक है, ये मतलब है। तो दीज एनर्जी लेवल्स आर स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जी इन आइसोलेटेड स्टेट। तो जो आइसोलेटेड स्टेट में जो एनर्जी था, तो जब वो एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी घट जाती है। क्लियर हुआ? एक एक लाइन का मतलब आपको बताते चलेंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। दीज एनर्जी लेवल्स आर स्लाइटली ग्रेटर और स्मॉलर देन देयर ओरिजिनल एनर्जी इन आइसोलेटेड स्टेट। तो आइसोलेटेड स्टेट में जो एनर्जी था, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की एनर्जी घट जाती है। कॉन्जिक्वेंटली इसकी वजह से इन क्रिस्टल्स इन प्लेस ऑफ शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, तो इसलिए
ठीक है, वी ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स विच आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए इसका मतलब ये है, इसलिए हम जो आइसोलेटेड एटम में डिस्क्रीट लाइंस एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं, जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग डिस्क्रीट एनर्जी लाइन की बजाय क्या दिखाते हैं, बैंड दिखाते हैं, बैंड दिखाते हैं, बैंड। यही है एनर्जी बैंड, यही है कैसा, एनर्जी बैंड। दिस इज योर एनर्जी बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड। तो एक आइसोलेटेड एटम होता है, इसमें कोई सा भी पकड़ते तो ये लाइन आती, ठीक है, इसमें से इसको लेते तो ये लाइन आती, पर जब एक क्रिस्टल आ जाता है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी एक रेंज में आ जाती है, तो ये मैंने लिखा मेन और ये मैक्सिमम, तो मॉडिफाई हो जाती है एनर्जी। शायद बात एकदम क्लियर हो गई होगी, एनर्जी मॉडिफाई हो जाती है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा इसमें लिख दिया है, बाद बाकी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए दिमाग खुलते चले जाएंगे आपका। अब जैसे हमने सोचा होता, एक सिंगल एटम लिया होता, और एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सिंगल एटम लिया, तो सिंगल एटम में हमने ऐसा लिया कि मान लो इलेक्ट्रॉन 3p और 3s में, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, मान लो 3p और 3s होते। अब देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पता ही होगा, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट एंड हैंस सेम एनर्जी। ये आपको क्लियर है, देखो बहुत कुछ क्लियर होने वाला है इससे। ये पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने इसलिए लिख दिया है, हो सकता है आपको दिमाग में ना आए, तो मैंने क्या लिख दिया, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम। देखो इसका मतलब क्लियर है, कोई भी किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी या क्वांटम स्टेट सेम नहीं होता है, सब जानते हैं। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम स्टेट सेम नहीं होता है, मतलब किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती है किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम में। इसका मतलब क्या है, सब क्लियर होगा। देखो अब मान लो हमने सिंगल एटम लिया होता, तो 3s में मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, एक 3s लेवल बनता और 3p बनता। अब मान लो 2 एटम्स ले लेते हम, अब देखना ध्यान से, 2 एटम ले लेते, तो 2 एटम में ये देखो मैंने लाइन कितने बनाए, 4 बनाए। हो सकता है वहां से आपको रिकॉर्डिंग में ना दिख रहे हो, क्योंकि भैया ने थोड़ी गलती कर दी, बोल्ड कर दिया, पर ये 4 लाइन है, 4 लाइन से। अब मैं समझाने जा रहा हूं कि 4 लाइन्स क्यों बनाए मैंने। तो ये पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही समझ में आएगा, यहीं से समझते चलना, थोड़ा गहराई में ले जा रहा हूं। देखो यार, एक सिंगल 3s में सिंगल एटम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते, और 3p में कितने होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, यहां तक बना लो इसको, और 6 इलेक्ट्रॉन होते। ध्यान से सुनना। तो अब बताइए, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि हमको हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक क्वांटम स्टेट चाहिए, कब, जब इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो 2 एटम ने इंटरेक्ट किया, तो हमको बताइए 2 एटम को जब इंटरेक्ट करेंगे, 2 एटम है, मैंने लिखा 2 एटम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो बताइए टोटल क्वांटम स्टेट कितने चाहिए, 4। यही तो मतलब है। देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम कैन हैव सेम क्वांटम स्टेट एंड हैंस सेम एनर्जी। तो प्लीज यहीं से देखिए, दिमाग आपका खुलता चला जाएगा। तो अगर हमको एक भाई सिंगल आइसोलेटेड एटम है, तो वो तो केमिस्ट्री के हिसाब से फिलिंग कर लेते हो, ठीक है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की सेम एनर्जी बना दी, चलो चलेगा। लेकिन अगर इंटरेक्शन हो रहा है, तो फिर ये कह रहा है कि हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी होगी। तो बताइए हमको 4 इलेक्ट्रॉन के लिए घर बनाने एक तरह से, तो कितने एनर्जी स्टेट चाहिए, 4 बन गए। तो ये इसको क्या कहेंगे जानते हो, इसको कहेंगे 3s बैंड हो गया 2 एटम का, ये हो गया 3s बैंड, 3s बैंड हो गया एक तरह से, 3s बैंड कितने का, 2 एटम का। तो 2 एटम मैंने समझा, इसलिए 4 लाइंस, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए 3p पे आ जाओ, 2 एटम थे, एक एटम में बताइए अगर पूरा भरा है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर भरा है तो, नहीं भरा होगा तो वो भी अभी आगे एग्जांपल्स है, उसकी चिंता ना करें कि सर 3p 6 नहीं हुआ तो, अरे नहीं होगा तो बताएंगे, क्या टेंशन ले रहे हो यार, सब बताएंगे। पहले मान लो ये केस है, इसको समझ लेते हैं। तो बताइए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम में 12, तो यहाँ पे कितने घर बनाने होंगे बंद में, 12, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन 2 एटम में 12, तो ये 12 लाइन हो सकता है यार रिकॉर्डिंग में ना दिख रहे हो, थोड़ी ये गलती हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि लाइंस के बीच का गैप कमजोर है, इसलिए हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहे हो, पर मैंने जो बनाई है वो 12 लाइन है यहाँ पे, ठीक है, 12 लाइन्स। क्यों बनाई है ये मैं समझाना चाहता हूँ, 12 लाइन्स क्यों बनाई, क्योंकि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ऊपर लिखा हुआ है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर इलेक्ट्रॉन के लिए हमको एक एनर्जी स्टेट चाहिए। तो बताइए 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने एनर्जी स्टेट चाहिए, 12 चाहिए। क्लियर है, तो 12 लाइन।
अच्छा, अगर n एटम होते तो n एटम होते तो बता सकते हो लाइंस कितने होंगे? बताओ, चलो अपने आप बताओ, लाइंस कितने होंगे? लाइंस कितने होंगे? लाइंस इक्वल टू कितना? तो अब n एटम होंगे तो देखो आउटर मोस्ट के पूरे सब ये मर्ज कर जाएंगे 6s के, और 6s के एक एटम होता तो एक एटम से बताइए कितने चाहिए होते? 12, देखो 2 इसके और 6, 8 चाहिए होते। क्यों? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, या एनर्जी स्टेट, इसमें एनर्जी स्टेट कितने? 6, इसमें कितने? 2। तो एक एटम से कितने होते बताओ? 8। तो बताइए जब ये 3s और 3p पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे तो इसमें लाइंस की संख्या कितनी आएगी बताइए? लाइंस की संख्या कितनी आएगी बताइए? लाइंस की संख्या बताइए कितनी आएगी? इसमें आएगी 8n। इसको लिखने में हो सकता है कई लोगों को दर्द हो गया हो, लेकिन आराम से क्लियर कर लो कि भाई मान लो एक एटम का s और p ओवरलैप कर जाता तो यहाँ पे 6 एनर्जी स्टेट है, और हमें पता है कि हमको बैंड में कितने एनर्जी स्टेट बनाने होंगे? जितने एनर्जी स्टेट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही घर में रहेगा, ऐसा पॉली ने कहा। कब? जब कोई सिस्टम कैसा होगा? इंटरेक्टिंग। तो n एटम्स तो आपस में इंटरेक्ट ही तो कर रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे यार? तो उसमें जितने एनर्जी स्टेट होंगे, जितने एनर्जी स्टेट होंगे उतने ही तो लाइंस हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी के साथ रह पाएगा। आसान है एकदम। तो अगर एक एटम होता तो 8 ओवर, तो n एटम तो ये कितना हो गया? 8n हो गया। कितना आसान है। और 8n, मान लो n की वैल्यू कितनी होती है जानते हो? अगर 1 मोल भी आपने सोडियम ले लिया होता या जो भी ले लिया होता तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं बताना जरा? 6 × 10⁻23 के ऑर्डर के एटम होते हैं। सोचिए 1 मोल में तो कितनी कितनी लाइनें बना लोगे यार? 10⁻23 के ऑर्डर की। तो बताइए सब लाइंस कैसी दिखेंगी? एक बैंड की तरह दिखेंगी। धीमे धीमे हम लोग सॉलिड्स में एनर्जी बैंड क्या होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यार एक एक बात क्लियर कर दूंगा, कठिन लगने नहीं दूंगा, और जिसकी वजह से टाइम किल होता है वो मैंने रेडीमेड कर रखा है सब। अब पूरी फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चिंता न मत करो। क्वेश्चन से लिखे मिलेंगे आपको, मैं सॉल्व करूंगा, केवल टेंशन नहीं लेने का। टाइम बच रहा है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, प्रॉपर एग्जाम्पल लिया, आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किसका? सोडियम का लिया, Na11। ये SCB के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने वहीं से लिया, उसी को एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो सोडियम वाला एग्जाम्पल हमने लिया Na11। पूरी तरह समझा देते हैं आपको बैंड की क्या कहानी है। तो सबसे पहले तो ये समझो, देखो ये 1s2 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 3s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है? तो ये आउटर मोस्ट है, ध्यान रखना, ये आउटर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट है। इसी को वैलेंस सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। यही वैलेंस सेल कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो वैसे तो देखो मैंने यहाँ पे सारे बैंड बना रखे हैं, लेकिन थोड़ी सी एरर हुई है, वो आपको प्रॉपर लाइन हो सकता है रिकॉर्डिंग में ना आ रही हो ये, लेकिन मैंने प्रॉपर लाइंस बनाई हैं इसके बीच में, उन्होंने बोल्ड कर दिया भैया ने इसको, तो मैं उसको अगली क्लास तक सही करा दूंगा, आगे फ्यूचर में जब भी आएगा, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो प्रॉपर समझा रहे हैं। अब हमने एक आइसोलेटेड एटम के लिए देखो बनाया है, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन, और 3s1 1। हालांकि यहाँ पे एक खाली रहेगा, तो वो भी देखो आपका डाउट दूर हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये खाली है। अब देखिए बैंड बनाने की बात करते हैं, तो देखो ये 1s बैंड बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मैं दो बातें पूछूंगा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आप बताते चलेंगे। देखो इन आइसोलेटेड क्रिस्टल n एटम का है, ठीक है, कितने का? n एटम का। तो देखो यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, आराम आराम से एक एक बात समझ में आ जाएगी कि एक एटम होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो n एटम है 2n, तो इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होंगे? 2n। बताइए लाइंस कितनी होंगी? लाइंस दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, पहले वैसे लाइंस का आंसर आना चाहिए। तो ये किससे बनेगा? पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। तो जितने लाइंस का आंसर लाने के लिए हमको एनर्जी स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन है, उतनी एनर्जी स्टेट चाहिए, और दोनों भरे हुए। तो 1s2 में एनर्जी स्टेट कितने हैं? 2। कितने? 2 एनर्जी स्टेट हैं। और n एटम में कितने हो जाएंगे? 2n। तो यहाँ भी लाइंस भी 2n हो जाएंगे, और 2n लाइंस होंगी और 2n इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये कैसा होगा? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीट फिल्ड।
ठीक है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड। अब आ जाइए 2s2 पर। तो बताइए यहाँ पे 2s2 में एनर्जी स्टेट कितने होंगे? 2 होंगे एक एटम में। एक एटम में दो एनर्जी स्टेट। तो बताइए जब n एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर भी कितनी होगी? 2n होगी। और लाइंस कितने होंगे इसमें बताओ जरा? लाइंस भी कितने हो जाएंगे बताइए? 2n हो जाएंगे, क्योंकि एक 2s2 के बैंड में एक एटम में दो लाइन, एक एटम में दो एनर्जी स्टेट। गलत बोल गया। तो बताइए जो लाइंस बनेंगे या यहाँ पर एनर्जी स्टेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2n बनेंगे। अब 2p में आ जाओ, देखो यहाँ पर मजा आएगा। तो 2p में बताइए लाइंस के स्टेट कितने होते हैं? एनर्जी स्टेट होंगे 6 स्टेट एक एटम में। तो बताइए n एटम में 6n। तो यहाँ पे जो लाइंस चाहिए हमको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो बताइए लाइंस कितने मिलेंगे? आराम से 6n। सब समझ में आता है यार भाई। यहाँ पर 6 एनर्जी, देखिए जब ये सिस्टम इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो एक ही एनर्जी स्टेट बना दिया है 6 के, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम इंटरेक्ट करेगा तो हमको हर एनर्जी स्टेट की वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगा, इसलिए हमको कितने लाइन बनाने पड़ेंगे? 6 लाइन। तो जब n एटम होंगे तो 6n लाइंस। अब इलेक्ट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6n होंगे, क्यों एक एटम में 6 है तो n एटम में 6n। तो हर लाइन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, हर लाइन में एक इलेक्ट्रॉन होगा, बड़े आराम से क्लियर करिए। यही फिजिक्स है। क्योंकि यार मैं तो अपने दिनों में जब पढ़ता था समझ लो हथियार डाल दिए थे, टीचर समझा ही नहीं पाए थे, हम तो खत्म हो गए थे इसमें। लेकिन आपको ये दुख दर्द आपको झेलने नहीं देंगे। ये तो टीचर बनने से पहले सोच लिया था। जो दुख दर्द हमने सहन कर लिए अपने बच्चों को नहीं सहन करने देंगे। टीचर बनना यार पहले से डिसाइडेड था। अब यहाँ पर आ जाओ 3s। इलेक्ट्रॉन भले ही इसमें एक है, लेकिन स्टेट कितने होते हैं इसमें? स्टेट तो 2 होते हैं ना। स्टेट कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। एक, अरे यार 3s2 में 2 स्टेट है ना, 3 स्टेट तो 2 हैं। हाँ, उसमें से एक स्टेट भरा गया है। भाई हम आपसे पूछें n=2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो स्टेट तो 8 होंगे ना। अब मान लो कोई कार्बन है तो n=1 में 2 आ गए, तो n=2 में 4 जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ? 4 खाली है, 4 भरे हुए। लेकिन n=2 में स्टेट तो 8 होंगे ना। तो स्टेट का मतलब जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, ये स्टेट का मतलब होता है। तो 3s में स्टेट कितने होंगे? 2। और इलेक्ट्रॉन कितना है? 3s1 के हिसाब से 1। तो 1 खाली है। तो जब हम 3s बैंड की बात कर रहे होंगे तो बताइए इसमें बताइए लाइंस कितने होंगे? लाइंस या स्टेट कितने होंगे? लाइंस का मतलब स्टेट से ही है। तो लाइंस कितने होंगे बताइए जरा भाई। एक एटम में 3s, इसमें 2 लाइन होते या 2 स्टेट होते, तो n एटम में कितने हो जाएंगे? 2n। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन तो यार एक स्टेट, यहाँ पे 3s, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है 3s में। तो n एटम में n, तो इसमें का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n। यही डिफरेंस था, सबका लिख दिया। तो आप बताइए कि इसका मतलब आधे स्टेट भरे होंगे और आधे खाली होंगे। तो 3s बैंड हमारा आधा भरा होगा और आधा खाली होगा। तो हम इसको ऐसे आपको समझा सकते हैं कि ये आधा नीचे का भरा होगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाता है फिर बाद में ऊपर जाता है। तो ऊपर के लाइंस का एनर्जी 100% ज़्यादा होगा और नीचे वाले लाइंस का एनर्जी कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे और आधा खाली होगा। तो 3s बैंड सोडियम के केस में आधा भरा आधा खाली। आगे चल के जो भरा हुआ है इसका नाम मैं क्या देने जा रहा हूँ? वैलेंस बैंड नाम देने जा रहा हूं। और जो आधा खाली है उसका नाम कंडक्शन बैंड देने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा, 2p बैंड कंप्लीट फिल्ड होगा, ये पूरा भरा होगा, पूरा। 2s बैंड कंप्लीट भरा होगा, पूरा भरा होगा। 1s बैंड पूरा भरा होगा, पूरा। लेकिन 3s बैंड आधा खाली आधा भरा। अच्छा, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते, मान लो सोडियम की जगह मैग्नीशियम होता तो 3s2 होता, तो ये पूरा भरा होता। तो मैग्नीशियम के 3s बैंड को पूरा भरा हुआ मानते। बात क्लियर है? पूरा भरा हुआ मानते हैं। एकदम आसान है। बैंड थ्योरी धीमे धीमे क्लियर होने लग गई। एक एटम मैंने इधर बनाया और n एटम का डायग्राम इधर बनाया, फिर फिलिंग लाइंस, एनर्जी स्टेट, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक एक बात तो मैंने क्लियर कर दी आपको, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। मैं तो बेसिक से उठा के लाया हूँ सारी चीजें। बाद बाकी स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, सब बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, ये जितने क्वेश्चन थे सबके हमने आंसर क्वेश्चंस आपको बना दिए, समझा सब दिए। देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिमाग में आता है जो हमने पढ़ा कि हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन ईच बैंड।
हर बैंड में लाइंस कितनी होती हैं बताइए, क्या नहीं पता है? हर बैंड में उतनी लाइंस होते हैं जितने एनर्जी स्टेट होते हैं, जितने एनर्जी स्टेट होते हैं उतने लाइंस होते हैं। एक लाइन का आंसर है। जैसे 3s बैंड है तो 3s एक एटम में कितने एनर्जी स्टेट है? 2, तो n एटम में 2n लाइंस। मान लो कोई 3d बैंड होता तो एक 3d में एनर्जी स्टेट कितने होते? एक एटम में 10, तो n एटम होते तो 10n लाइंस, 10n एनर्जी स्टेट, क्योंकि वो इंटरेक्टिंग सिस्टम है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक डिफरेंट क्वांटम स्टेट चाहिए, इसलिए 10n लाइंस। जैसे हम लेते कोई 3p, तो 3p में बताइए इलेक्ट्रॉन कितने, वो अलग मुद्दा है वो, लेकिन हमको पहले लाइंस चाहिए, हमको पहले एनर्जी स्टेट बनाने हैं सभी एनर्जी स्टेट्स के लिए। तो बताइए 3p में कितने होंगे? 6 एक एटम में, तो n एटम में 6n, कितना आसान है। तो उत्तर क्लियर है। हाउ मैनी लाइंस आर देयर इन ईच एट बैंड, तो ये लाइंस कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? टोटल एनर्जी स्टेट्स, इसका ये उत्तर आ गया। टोटल एनर्जी स्टेट्स के बराबर होंगे लाइंस। क्लियर हो गया? हालांकि मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है बात? द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द एनर्जी बैंड is equal to total number of energy states available in the outermost orbit of all the atoms in the crystal। तो outermost orbit में जितने एनर्जी स्टेट प्रेजेंट है सभी एटम के मिला के उतने ही लाइंस होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इन n एटम्स ऑफ सोडियम द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन 3s बैंड आर 2n। समझ गए? क्यों? क्योंकि देखो मैंने लिखा है एज इन लास्ट ऑर्बिट 2 स्टेट्स आर अवेलेबल इन ईच एटम। एक एटम में 2 स्टेट प्रेजेंट होंगे, तो n एटम में 2n लिख रखा है, ले लो स्क्रीनशॉट। एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सिमिलरली इन 2p बैंड ऑफ n एटम्स ऑफ सोडियम क्रिस्टल 6n लाइंस आर देयर। एक्सप्लेन कर दिया एक बात, कहीं भी दर्द नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले, आपको इतना टाइम नहीं दे पाएंगे कि आराम से उतारिए ना, टाइम सेव करने के लिए तो ये सब किया भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा आता है, एक एक का उत्तर दे दोगे। वाई देयर इज यूनिक एनर्जी लाइन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी बैंड। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग लाइन ही क्यों? तो पहले तो ये बात आपको मैंने पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से समझा दी, पर इसको सॉलिड में और भी मतलब वैसे भी समझा दिया जाता है। देखो कैसे, मान लो कोई क्रिस्टल होता, उसमें ये सब एटम होते, मान लो ऐसे समझा रहे हैं आपको। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। जैसे ये तो पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपने समझ लिया, पर आप ऐसे भी समझ लो भाई, वो तो एक स्टेटमेंट है, पर हम बता रहे हैं इसका क्वेश्चन का मतलब क्लियर है तुमको? मतलब क्वेश्चन ये है कि जो बैंड बनाते हैं हम, तो लाइंस हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग ही क्यों बनाते हैं, ये मतलब है। यहां पे इतने लाइंस क्यों बनाते हैं, ये मतलब है। इसलिए बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए, जब ये सिंगल एटम होता है, ध्यान से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी, तो ये केवल इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक लाइन। पर आप किसी भी एटम का उठा के देख लो, ये एटम, ध्यान से सुनना, हर एटम की पोजीशन किसी भी क्रिस्टल के अंदर यूनिक होती है। प्लीज यार, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में। मैं आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस पूरे क्रिस्टल में मान लो इतने एटम है, इतने एटम, इन सब एटम में हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यूनिक है। क्या मतलब है कि यार देखिए, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी 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 अलग होगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ इंटरेक्ट करने वाले अलग एटम है या अलग सिस्टम है, और इसके साथ इंटरेक्ट करने वाला सिस्टम अलग है। कि देखिए कैसे भाई, इसके साथ इंटरेक्शन ये कोने पर है, तो इस तरीके से ये एटम दे रहे हैं, इसको ये 6 ज़्यादा दे रहे हैं, बाद बाकी कम दे रहे हैं, इसको यहाँ पे 2 ज़्यादा दे रहे हैं। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। भाई ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, यहाँ बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि हमको उस एनर्जी बैंड में इतने स्टेट क्यों जनरेट करने होते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग स्टेट जनरेट नहीं करेंगे तो एनर्जी सबकी अलग अलग नहीं हो सकती। जब एक क्रिस्टल में हर एटम की पोजीशन यूनिक होती है,
इसको ऐसे समझो, क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में हर बच्चे की पोजीशन यूनिक है। कोई वॉल के सहारे है तो उसके साथ इंटरेक्शन बचे हुए बच्चों का डिफरेंट है, जो बीच में बैठा हुआ है उसके साथ बचे हुए स्टूडेंट का इंटरेक्शन डिफरेंट है। तो बताइए जो बीच में बैठा है उसकी एनर्जी और साइड वाले की एनर्जी अलग अलग होगी। इसको आप ऐसे नहीं समझ पाओ तो ऐसे समझो कि मान लो कोई खतरा आ जाए, क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई खतरा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप सब जानते हैं कि जो बीच में बैठे होते हैं उनको वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं कि ये सब साइड वाले दिक्कत में आएंगे, उसके बाद हम दिक्कत में आएंगे। जो कोने पे बैठे होते हैं वो पहले ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अगर पिटाई शुरू हुई तो हम ही सबसे पहले मारे जाएंगे। उसके बगल वाला कि ये पिट गया तो मेरा नंबर आने वाला है, तीसरे वाला ये 2 पिट गए तो मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन जो बीच में बैठे होते हैं वो हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा नंबर तो आखिरी में आएगा और कोई आए भी ना उससे पहले थक जाएं या भाग जाएं। तो इसी तरीके से एक क्रिस्टल में हर एटम की पोजीशन यूनिक है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूनिक है। तो मतलब नट सेल में बात ये हुई कि पूरे क्रिस्टल के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए बैंड के अंदर हमको इतने घर चाहिए जिससे हम सब की एनर्जी को अलग अलग दिखा सकें। भाई एक कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, कोई 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 यहाँ जाएगा। बात समझ में आ जाती है, तभी तो सब की एनर्जी अलग अलग दिखा पाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन था कि व्हाई देयर इज यूनिक एनर्जी लाइन फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी बैंड। ये हमने स्टेटमेंट तो आपको पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे दिया। उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि भाई अगर कोई इंटरेक्टिंग सिस्टम है तो उसमें हर एनर्जी स्टेट डिफरेंट होगा। ठीक है, हमने आपको ऐसे भी समझा दिया कि अगर कोई भी क्रिस्टल होता है तो उसमें हर एटम की पोजीशन यूनिक होती है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं हो सकती किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम में, इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए डिफरेंट लाइन्स चाहिए। एकदम मजेदार है, मजा आ रहा है, आराम आराम से चल रहा है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हालांकि हमने फिर इसका उत्तर भी लिख दिया डिटेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा तो दिया ही। देखिए इनसाइड द क्रिस्टल, देखो इतना बढ़िया लिखा है, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन। सब समझा दिया। वो 100 बच्चे जो क्लास में बैठे थे, हर बच्चे की पोजीशन यूनिक थी। कोई बाहर से आक्रमण होगा तो हर बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग सोच होगी। कोई कहेगा मैं ज्यादा सुरक्षित हूं, कोई कहेगा मैं खतरे में हूं, और कोने वाले तो बेचारे सबसे पहले गायब हो जाएंगे। तो inside the crystal each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding। बात क्लियर है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके लिए सभी की पोजीशन एक जैसी हो। क्लियर। सराउंडिंग सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग चार्जेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, बात एकदम क्लियर है, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। और सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, इसलिए बैंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन, एक इंटरेक्टिंग सिस्टम में सभी ऑर्बिट्स का या सभी सेल्स का एक बैंड बनता है। तो सॉलिड्स में बैंड का जन्म धीमे धीमे होता जा रहा है, एक एक फंडा क्लियर होता जा रहा है। फिर देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई बैंड विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड्स इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखिए ये क्वेश्चन वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया हमने, आपको ये समझाना चाहते हैं, समझिए जरा। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे सोडियम था तो ये 11 स्ट्रक्चर आया 1s2 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2s2 2p6 3s2। ठीक, और चलो जो भी है 3p1। तो कहने का मतलब है कि जब इसके बैंड बनते हैं तो बैंड में मैटर ये होता है बेटा कि वाई बैंड विड्थ, देखो बैंड विड्थ जो होती है, ये जो बैंड होता है ये पतला होता है, ये पतला होता है। 2s की थिकनेस और ज्यादा होती है, 2p की थिकनेस और ज्यादा होती है, 3s की थिकनेस और ज्यादा होती है। मतलब बैंड विड्थ की थिकनेस बढ़ती चली जाती है। इसका आंसर ये है, केवल सुन लीजिए आराम से, कि जो न्यूक्लियस के पास होगा उस पर इंटरेक्शन अदर एटम का सबसे कमजोर होगा। तो जब कमजोर इंटरेक्शन होगा तो वहां पर बैंड विड्थ कम होगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन
आउटर सेल्स में या आउटर ऑर्बिट्स में होंगे वहां पर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे तो बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ग्रेट जैसे, तो यहाँ पे एक ही उत्तर है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो अदर एटम का इंटरेक्शन उन सेल्स के साथ बढ़ता जाता है और बैंडविड्थ बढ़ती चली जाती है। तो एकदम आसान आंसर है। तो इसमें दिमाग में ले लेना कि जैसे ये मत सोचना कि सर इसमें ज़्यादा होंगे इसलिए, नहीं यार, 3s की बैंडविड्थ 2p से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें कम है, 2p में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, इनके लाइन्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा, यहाँ पे गैप कम होगा। ठीक है, ये मत सोच लेना कि सर यहाँ पे एनर्जी स्टेट ज़्यादा है तो ज़्यादा महंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्पेसिंग का मैटर होता है। तो यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो बैंडविड्थ 3s की 2p से ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मैंने लिख भी दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, द बैंड विड्थ ऑफ बैंड्स विच आर क्लोज टू न्यूक्लियस is less than the bandwidth of bands which are away from the nucleus because for electron in inner cells interactions are not appreciable। जो समझ गए होगे बात को, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं लगता है। द इनर इलेक्ट्रॉन्स नियरली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स। यही सब एक एक बात क्लियर कर दी। हैंस वी कंसीडर इंटरेक्शन अमंग ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हम केवल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स पर इंटरेक्शन को देखते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उन पर बहुत वीक इंटरेक्शन लगता है अदर एटम्स का, तो वहां पर मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम आपका सेव हो रहा है। आगे बढ़े। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन टू एनर्जी लाइंस इन एन एनर्जी बैंड। तो देखिए, इसका मतलब ये पहले ही समझा दें, ये जो बैंड होता है, मान लो कोई सा भी बैंड ले लें, इनमें एवरेज स्पेसिंग क्या होती है लगभग। तो ये देखो, एवरेज स्पेसिंग आंसर हम आपको यहाँ से बताएंगे कि रफली इसकी जो, जैसे इसकी जो भी एनर्जी है और इसकी जो भी एनर्जी है, तो ये जो ई मैक्स है, मान लो यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर एनर्जी ई मिन है, तो ई मैक्स और ई मिन के बीच का जो डिफरेंस आता है लगभग, ये लगभग नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, तो वो रफली बता पाएंगे क्योंकि ऐसा यही क्वेश्चन आएगा तो बाद बाकी तो आता भी नहीं खैर यहाँ से। तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी जो डिफरेंस आता है वो मोटा मोटा या पतला पतला जो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। पतला ही पतला है, काफ़ी कम डिस्टेंस है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो समझते होगे, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है ना। ठीक है, इतना होता है, तो काफ़ी कम होता है ये, इतने जूल। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो लाइंस होती हैं, मान लो हम लाइंस कितनी होती है, देखो हम एन 1 मोल की बात कर लें, 1 मोल एटम के लिए बात कर लें, ऐसे ही समझा दें, 1 मोल एटम। तो 1 मोल एटम में जो एटम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 10⁻23। अब मान लो हमने ऐसे ही ले लिया होता, ये सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया होता, इससे समझ जाओगे। तो सोडियम का मान लो, अब डिफरेंट बैंड की बात कर रहे हैं, मान लो सोडियम का जो भी हम 3s बैंड ले लें, तो सोडियम में जो होता है वो अभी अभी समझा दिया, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम के 3s बैंड की बात कर लेते हैं। तो इतने एटम हैं, तो बताइए, अभी अभी हमने समझा दी, इसमें लाइंस कितनी होंगी बताइए। लाइंस होते हैं टोटल एनर्जी स्टेट के बराबर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन समझना जरा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हो जाएंगे 2n बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। आराम से समझ लो, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 10, तो इतने एटम्स हैं, सॉरी लाइंस आ गई, इतने लाइंस, ठीक, इतने लाइंस। क्लियर, इतने लाइंस आ गए। अब ये लाइंस कितने एनर्जी डिफरेंस में भरे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना होगा जरा बताइए,
एक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब एनर्जी गैप कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी गैप कितना होगा एक लाइन का, डेल्टा ई बराबर क्या। तो आसान है भाई, इतने लाइंस ध्यान से समझना, इतने लाइंस के लिए एनर्जी गैप कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक लाइन के लिए एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा मोटा मोटा, इसको 1/12 को तो हटा दो, तो 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आ जाएगा। रफली एक आइडिया बताया है, तो एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2p में फिर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ठीक है, वो कहानी अलग हो जाएगी। तो आपको ये मोटा मोटा मैंने बता दिया कि दो लाइन के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 10⁻⁻23 -22 वही वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, और ऐसा ही देगा। मान लो 10⁻⁻20 एक ऑप्शन, एक है 10⁻⁻22, एक है 10⁻⁻28, तो कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, 10⁻⁻22। आप कहेंगे सर आपने 23 बताया, अबे यार 1/12 छोड़ा भी तो है, समझ लो 20 -24 इतना हो जाएगा, मतलब वो चलेगा। ठीक है, आराम से उतार लीजिए, आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यार कमेंट कर देना, थोड़ा सा मैंने पीपीटी से पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मैं बच्चों के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही चलूँगा कि एक एक बात लिख लिख के पढ़ाना बेहतर रहता है कि इस तरीके से क्लियर चीज़ ज़्यादा है। वैसे टाइम बचेगा तभी कोर्स पूरा हो पाता है, हमें तो इसमें बहुत टाइम लगा है बनवाने में, लेकिन लगाएंगे यार टाइम जो भी है। आगे बढ़ें, ये इसका भी उत्तर लिख दिया। देखिए जैसे 3s बैंड को ही हमने समझाना चाहे यहाँ पर, तो वो भी सोडियम में, सोडियम के लिए हमने बात कर लेते हैं। चलो, इन 3s बैंड 2n लाइन्स, वही पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी की बात की गई है। 2n लाइन्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर विच अपीयर एज बैंड, वो समझा दिया है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। द विड्थ ऑफ द एनर्जी बैंड इज नियरली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने आपको बता दी कि जो बैंड होता है उसकी जो विड्थ होती है, लगभग जो विड्थ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो लगभग कितनी ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इन दिस एनर्जी बैंड नियरली 10⁻23, वही कि अगर एक मोल एटम भी लिए होते तो कितने एटम लगभग होते, 10⁻23 के ऑर्डर के होते। ठीक है, इतने लेवल्स आर टू बी अकोमोडेट, उसमें इतनी लाइन्स को रहना है, बात क्लियर है। देयरफॉर द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स इन एनर्जी बैंड इज अबाउट 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर एनर्जी विद इन अ बैंड कैन बी अज्यूम्ड टू बी टू वेरी कंटिन्यूसली। इसलिए इतनी कम एनर्जी के लिए हम डिस्क्रीट लाइंस नहीं मानते, उनका वेरिएशन कैसे मान लेते हैं, लगभग कॉन्टिन्यूस वेरिएशन मान लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद बाकी तो सब एक्सप्लेन कर ही दिया। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं वो भी आपको समझा दिया। पहले आप एनर्जी लाइंस निकाल लीजिए। अब यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट बैंड ऑफ द क्रिस्टल। तो यार इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से, जो लास्ट बैंड में प्रेजेंट होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए, इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे ये था सोडियम था, सोडियम इक्वल टू 11, तो ये आ जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गए सारे, 6 और 1 7 और 4 11 हो गए। तो देखो लास्ट बैंड यही तो है। तो लास्ट बैंड अगर आपने सोडियम का बनाया तो ध्यान से सुना, ये बैंड बना, ये बैंड बना। ठीक, अभी इसमें लाइंस है, थोड़े स्पेसिंग के साथ भर दिया हमने, ध्यान से सुन लेना। तो इसमें लाइंस कितनी होंगी, तो वो तो आप कैसे निकालोगे कि लास्ट बैंड में या लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने एनर्जी स्टेट प्रेजेंट हैं। तो कितने एनर्जी स्टेट प्रेजेंट होंगे बताइए। एक एटम में 2 एनर्जी स्टेट प्रेजेंट हैं, 3s2 होता है, वो तो एक इलेक्ट्रॉन है, वो अलग मुद्दा है ना। एनर्जी स्टेट को इलेक्ट्रॉन से क्या लेने देना, पहले एनर्जी स्टेट बनाएंगे, उसके बाद अवेलेबल इलेक्ट्रॉन उनको भर देंगे जाके। अगर उनमें से कुछ खाली होंगे तो खाली रह जाएंगे, सब भरेंगे तो सब भर जाएंगे। तो लाइन्स होंगे 2 एक एटम में होते हैं आखिरी, इसमें आखिरी वाले में। तो n में कितने हो जाएंगे 2n, तो इसमें 2n लाइन्स होंगे, 2n लाइन्स कह लो या 2n एनर्जी स्टेट्स कह लीजिए आप। अब देखिए हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए n एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n, तो इसमें से क्या होगा, तो n लाइन में तो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों और n खाली होंगे, तो इसमें से आधा बैंड भरा होगा, तो ये आधा भरा है।
और आधा खाली है। तो आगे जाके हम कहेंगे जो खाली है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। अब मैं धीमे धीमे आपको बैंड्स के, अभी तक तो मैंने टोटल एनर्जी का बैंड बताया। अब जो आउटर मोस्ट वाला होता है उसमें 3 बैंड डिवाइड होंगे, भी थोड़ी देर में दिखेगा आपको। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है फॉरबिडन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। तो उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जो भरा होता है उसका नाम सुन लीजिए, वैलेंस बैंड। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड, और ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। इसके भी अभी 2 पार्ट होने वाले हैं। धीमे धीमे आगे चलते हैं, यही तरीका है यार पढ़ाने का, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा अभी धीमे से, देखिए ठीक है। ये सारी चीज़ में लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सपोज देयर आर n एटम्स ऑफ सोडियम इन अ सोडियम क्रिस्टल, टू कंप्लीटली फिल द लास्ट बैंड ऑफ सोडियम 3s2 we need 2n electrons and number of atoms in the crystal, but in a last subcell of n atom only 1 electron is present, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s1, therefore half energy band is filled with electrons and half energy band is empty। इतनी सी बात है, लिख दी है, समझा भी दी है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आराम से आगे बढ़ें। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए अब इसमें एकदम वर्किंग दिखाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन सा खाली होगा, क्या होगा, सारी कहानी बहुत डिटेल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये भी एससीबी से एग्जांपल लिया हमने। एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल ले लिया है। तो जैसे हमने सिलिकॉन को ले लिया तो ये आराम से लिखा हुआ है, सपोज वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन कंटेनिंग n एटम, n एटम का सिस्टम लिया है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का Z = 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 भाई 14 होता है तो 2 और 2 4 और 6 10 और 4, तो ये हो गई आउटर मोस्ट, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट वाली मेन होती है। अब यहां पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे पूरी हम बात करें तो देखो सिलिकॉन Z = 14 बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब बैंड की बात कर लेते हैं, एक एक बात समझ में आ जाएगी आपको। देखिए अब यहाँ पर अगर सिंगल एटम होता, सिंगल तो देखो ये होता 1 2 3 4 5 बना लो सिंगल एटम के लिए, ठीक है। इस सिंगल एटम की बात कर लेते हैं, एकदम सब क्लियर है आपको, इसकी वर्किंग से सब समझ जाओगे। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होगी 1s2। अब इसका जब ये n एटम में बात करेंगे, ये तो सिंगल एटम के लिए बात हो रही है, ठीक है, चलो इधर ही बना देते हैं। और n एटम में बात करेंगे तो बताइए, आपको पता है बैंड बन जाएगा, ये बैंड, तो मैं ऐसी बैंड बना दूंगा। अब बात आती है इसमें कितने लाइंस होंगे या कितने एनर्जी स्टेट्स होंगे। तो एनर्जी स्टेट होंगे जितने यहाँ पर स्टेट प्रेजेंट हैं, और n एटम में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 1s2 में 2 एनर्जी स्टेट, तो n एटम में 2n स्टेट्स, तो आप लिखेंगे 2n स्टेट्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो ये होगा कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। अब इसमें आ जाइए 2s2, 2s2 में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए जो बैंड बनेगा, ये 2s2, ये तो 1s2 बैंड हो गया, या 1s बैंड कह लो, 1s2 मत कहो इसको, वन एस बैंड कह लो, 1s बैंड, ये हो गया 2s बैंड। तो इसमें बताइए फिर से कितने स्टेट हो जाएंगे, एक 2s2 में 2 एनर्जी स्टेट होते हैं s2 में, तो n एटम में 2n स्टेट्स, तो 2n स्टेट्स। आप चाहे तो इसकी वर्किंग खुद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कब बताइए,
ये इसमें कोई भी खाली नहीं है तो यहाँ भी कोई खाली नहीं होगा, तो 2n इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड। लिख दिया या आप लिख लो, कंप्लीटली फिल्ड। इसमें बात कर लीजिए 2p6 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बैंड बना लीजिए 2p बैंड, 2p बैंड। बताइए कितने एनर्जी स्टेट होंगे, एक एटम में 6 एनर्जी स्टेट, तो n एटम में 6 n स्टेट, तो 6 n स्टेट्स। एकदम समझ में आ गया होगा। अच्छा, हर एक एटम का ये वाला p ऑर्बिट पूरी तरह से भरा हुआ है, तो बैंड में भी पूरी तरह से भरा होगा, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड, CF लिख देता हूँ, कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पे पहुंचिए, ये आ गया 3s2। अच्छा, ये 3p2। अब देखिए यहाँ पर जो बैंड बनेगा वो दोनों का मिला के बनेगा, क्योंकि आखिरी को ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, ये इनकी ओवरलैपिंग हमने डिस्कस नहीं की है। ठीक है, ये मेन होता है। तो यहाँ पे सोच लीजिए, अच्छा सोडियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो हाइयर होते तो इसको हमने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे दोनों में तो इसको दोनों की ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर आ जाओ, ये सी के, तो ये जो बैंड बनेगा इसी ये मेन होता है। तो ये आ जाएगा आपका 3p प्लस 3s ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कह दो या बैंड कह दो, ठीक है, स्पेलिंग के लिए माफ करना। ठीक है, 3p और 3s बैंड। अब जरा सुनिए, टोटल एनर्जी स्टेट कितने होंगे। देखो 6 स्टेट इसमें होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 ही है, वो अलग बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 2 इसमें ये 4 पोजीशन खाली होंगी, इसमें 4 पोजीशन खाली होंगी। तो एनर्जी स्टेट तो यहाँ से काउंट होंगे, 6 इसमें 2 8, तो n में 8, तो 8 n स्टेट्स होंगे, तो 8 n लाइन्स होंगी। इसमें ध्यान रखना, 8 n लाइन्स। पूरी वर्किंग क्लियर है आपको, 8 n लाइन्स, 8 n लाइन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 है, मतलब 4 खाली। अब ये ओवरलैपिंग के बाद तो पता लगेगा नहीं कि क्या खाली है इसमें। ठीक है, तो 4 खाली होंगे, 4 है, तो एक एटम में 4 है, तो बताइए n एटम में 4 n, तो 4 n मतलब आधा, 8 n टोटल है, तो इसमें से 4 n में इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब जो लास्ट वाला बैंड है, ये जो लास्ट बैंड है, ये लास्ट बैंड है, यही मेन होता है, यही हमको पढ़ना है। तो इसमें से आधा भरा होगा और आधा खाली होगा। तो मान लीजिए आधा मैंने यहां तक भर दिया, ये भर दिया। तो जो भरा होता है उसको कंडक्शन बैंड कहने वाला हूं मैं, थोड़ी देर में नाम इंट्रोड्यूस कर देता हूं। और जो खाली बात वाला होता है, मैं गलत बोल गया यहां पर, ये वैलेंस बैंड होता है। जो भरा होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और इसको मैं कहने मारता हूं कंडक्शन बैंड। मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगा होगा, इसका एक एक बैंड आपने डिस्कस कर लिया। हालांकि हमने पूरा इसका डिस्कशन आगे भी कर दिया है। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो एक एक समझा रखा है आपको। नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3s एंड 3p ऑफ ईच एटम सिलिकॉन, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, 3p के होते हैं, 3s के होते हैं। इसमें कितने होंगे बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट भाई 3p और 3s के मिला के इसके कितने, 6 इसके और 2 इसके, तो 6 स्टेट हो गए इसमें। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, वही बातें जो लिख रखी हैं भाई। एक एटम में इतने होंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ईच सिलिकॉन एटम 4, एक एटम में 4 थे भाई, 2 खाली थे ना, 3p2 भाई, 3p6 होता है पर 2 ही थे, 2 3s2 के, 3s के और 2 3p के, तो 4 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर बैंड ऑफ n एटम्स, तो 4n। समझा दिया आपको, क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लाइंस अवेलेबल इन n एटम्स, वो 8n होगा। आपको क्लियर है, क्यों, क्योंकि एक एटम में कितने, 8, तो 8 क्योंकि 3p6 और 3s2 8 हो गए, 6p के और 2 s के 8, और n में 8n। नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल्स अवेलेबल इन क्रिस्टल, तो वो 8n हो जाएंगे, 2n 2s से और 6n p। ये इधर ये इसको थोड़ा सा वो फॉन्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, वो के लिखवाया था हमने, तो इंग्लिश में चेंज करने में हो जाता है। तो 2n s के और 2p 6n p के। ठीक है,
Out of these 8n available energy levels, 4n are filled with electrons and 4n are empty at 0 Kelvin. ये सारी आपको बता दी है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये सब 0 केल्विन पे कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कुछ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, वो अभी हम बातचीत नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सब समझा दिया, एकदम आसान हो गया। बाद बाकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक एक बात लिख दी हमने, यही टाइम सेव करना था, क्योंकि हम आपको समझाना भी चाहते हैं और एक एक बात लिख के भी देना चाहते हैं अपने सामने। और ये जो स्टडी मटेरियल पूरा हमने जो बनाया है ये आपको हम वेबसाइट पर, वेबसाइट का मैं एड्रेस दे दूंगा अनंत सर से डिस्कस करके, वो आपको वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो वही स्ट्रक्चर हमने समझा रखा है, आपको क्लियर है कि वही 1:2, वो आप फोटो ले लीजिए। ठीक है, अभी आप कहेंगे फॉरबिडन बैंड कहाँ से आ गया, ये सब कहानी भी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, वही एन एटम ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, यहाँ पे अभी ये सब क्लियर हो जाएगा, इसकी चिंता ना करें। वही समझा रखा है, इसमें 1:2 के 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, 2 इसमें खाली डॉट डॉट से बना रखे मैंने। तो ये लास्ट वाला बैंड हो गया 3s3p बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। फॉरबिडन कहाँ से आ गया अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 ही बैंड होते हैं, तीनों के नाम तो इंट्रोड्यूस कर ही दिए। ये कहाँ से आ गया अभी समझाते हैं, ये बैंड कहाँ से आ गया। यही आखिरी में यही बैंड डिसाइड करता है, आपको बता दें, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप बेसिकली एक एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस है। तो मेटल्स के केस में डिफरेंस 0 होता है, नॉन मेटल्स के केस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सब बात अभी आपको क्लियर होने वाली है। और सेमी कंडक्टर्स के केस में ये डिफरेंस इतना होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के चले जाते हैं, कम होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। इसी की पूरी कहानी है सेमी कंडक्टर, इसी की पूरी कहानी है जो मैंने आज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, इस बैंड की कहानी भी। ठीक है, तो देखिए जरा, अब देखिए हेडिंग लगा लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बैंड्स। डिफरेंट बैंड्स में समझ गए इन क्रिस्टल, वही तीनों बैंड अब फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। अब बैंड आप समझ चुके हैं और उन बैंड की फॉर्मेशन को और डेप्थ में जाके थोड़ा सा समझ लीजिए तो दिमाग एकदम खुल जाएगा। हर बैंड में कितने लाइंस होते हैं, कैसे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, और किस तरह से फिलिंग होती है, क्या कहानी होती है, पूरी डिटेल अब तक आप क्लियर है। बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, नहीं यहाँ पे जाके आंसू टपकते हैं लोगों के, मेरे तो टपकते थे जब मैं स्टूडेंट था यार। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले डायमंड का लिया है। डायमंड एक कार्बन का आइसोटोप होता है। एटॉमिक नंबर कितना होगा बताइए कार्बन का, कार्बन वाला ही लेंगे 6। तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1:2, 2:2, ये इसका आउटर मोस्ट बैंड है, आउटर मोस्ट, आउटर बॉन्ड। आउटर मोस्ट, ठीक है। अब देखिए ईच एटम हैज 2s2 1s स्टेट, क्लियर है भाई, 1s2 2s स्टेट, क्लियर है। देखो एक एकदम आसानी से 6 2p स्टेट्स, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो 2 में पर 6 तो स्टेट होंगे। एंड देयर हायर वैकेंट स्टेट, और 2p2 3s वो सब खाली होंगे, वो सब खाली, 3p सब खाली होंगे, ये सब वैकेंट स्टेट होंगे, ठीक है। Hence for n atoms there will be 2n, तो n एटम में क्या हो जाएंगे बताइए, 2n तो 1s के हो जाएंगे, ठीक है, और 2n 2s के हो जाएंगे, एकदम आसान, और 6n किसके हो जाएंगे, 2p के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम n एटम की बात कर लेते हैं। ये मैंने देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये डायग्राम आने वाला है, पहले ही बता दूं आने ये वाला है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये समझाना है। देखो यहाँ पे मैंने कंडक्शन बैंड लिखा है, ये आने वाला है, ये कैसे आया है, इसको देख के डर लगता है, अभी डर आपका दूर करते हैं, ठीक है। देखिए आराम से समझिए, ये आने वाला, देखो इसको समझाते हैं। जैसे ये है कार्बन ले रहे हैं आप 1s2, कार्बन वही डायमंड, तो ये है 1s2 2s2 2p2। अब देखिए आखिरी वाला ये है, इसको आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड एटम ले लेते हैं, तो इसी में ले लेते हैं आइसोलेटेड एटम। देखो ये जब ये आइसोलेटेड एटम होगा
तो ये होगा 2p, n एटम की बात कर रहे हैं, इससे 2 हटा लो, ये होगा 2s और ये होगा 1s। अब देखिए जब n एटम्स को पास पास लाओगे तो स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसकी स्प्लिटिंग सबसे आखिरी में होगी, सबसे आखिरी में इसकी स्प्लिटिंग शुरू होगी, ठीक है। हालांकि इसकी तो आप कंसीडर भी ना करो तो बेहतर है, आप इन्हीं की ले लीजिए। तो क्या होगा कि ये भाई स्प्लिटिंग कैसे होती है आपको पता है, जब बहुत एटम पास पास आ जाते हैं तो इस तरीके से बढ़ने लगता है, इसमें ये एन लाइन्स निकलने लगती हैं, ये स्टार्ट हो जाता है। यही तो बैंड फॉर्मेशन है भाई। यहाँ पे जब एक एटम होता है, जब एन एटम पास पास आ जाते हैं तो ये इस तरह से लाइंस बनने लगते हैं, ये स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए ये 2s, ये सिंगल, ये ठीक है। अब क्या होगा, जैसे पास आएंगे तो देखो स्प्लिटिंग शुरू, ये इसमें, ये इसकी स्प्लिटिंग शुरू, ये इसकी स्प्लिटिंग शुरू, एकदम आसान है। तो बताइए वो 2p की बात करें तो यहाँ पे स्टेट कितने होंगे, बताइए स्टेट कितने होंगे बताना। देखो 2p में 6 होते हैं, एक एटम में 6 स्टेट, तो n एटम में 6n, तो 6n तो स्टेट होंगे। और इन 6n स्टेट में से आराम से क्लियर करना, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक में तो 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, एकदम आसान, 2n इलेक्ट्रॉन, एकदम क्लियर। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें क्या होगा बताइए, स्टेट कितने होंगे, एक 2s2 में 2 स्टेट होते हैं एक एटम में, तो n एटम में 2n, तो 2n स्टेट, एकदम आराम से बच्चों। एक भी जगह दर्द हो जाए तो बता देना जीवन में। और यहां पर बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 2n। अब क्या होगा, अब और पास लाए तो ये यहां से मिलना शुरू हो गया, ध्यान से सुनना। तो यहां से स्प्लिटिंग शुरू हुई भाई, ये डिस्टेंस है एटम्स के बीच का, और पास लाए तो अब ये एक दूसरे में मिल गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां तक एक दूसरे मिलते चले जाते हैं, देखो ऐसा क्या किताब वाले दिखाते हैं। तो ये वो रीजन होता है, इस तरह से बुक्स में गैप बना रहता है, तो ये वो रीजन होता है, देखो ये वो रीजन। अब यहां पर हमको ये पता ही नहीं है, हमको या किसी को नहीं पता है कि कौन 2p है और कौन 2s है। यहां तक तो ये क्लियर था कि ये 2p है ये 2s, अब ये पता ही नहीं है। तो अब बताइए ये, अब ये क्या हो गया, 2p प्लस 2s पूरी मिक्सिंग हो गई, एक दूसरे में घुस गए पूरी तरह से, एक दूसरे में पूरी तरह से घुस गई लाइंस। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब टोटल स्टेट बताइए कितने होंगे, तो 6n p के और 2n के, तो कितने होंगे बताइए, 6n स्टेट्स, गलत हो गया, 8n स्टेट्स, 6n p के 2n s के, तो 8n स्टेट्स, 8n स्टेट्स हो गए यहाँ पे जाके। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताइए, 2n p के और 2n के, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स, 4n इलेक्ट्रॉन्स। अब जब और पास लाते हैं तो अब क्या होता है, ये जो बैंड होता है फर्दर 3 बैंड्स में टूट जाता है। बस यहीं से सोचना, बैंड का फॉर्मेशन है, एक कंडक्शन बैंड। अभी तक जो मैं बात कर रहा था केवल यहां तक की बात कर रहा था, आपसे यहां तक की बात कर रहा था मैं, ये मैंने एनर्जी स्टेट बनाए थे यहां पर, यहां तक की बात कर रहा था भैया मैं अभी तक। जब आप इससे भी पास ले जाते हैं तो वो 3 बैंड्स में टूट जाता है, समझ गए ना। अभी तक जितने एग्जांपल लिए मैंने, सोडियम, जर्मेनियम जितने लिए, वो सब यहां तक के लिए, सिलिकॉन। अब इसके बाद फर्दर पास लाते हैं, ठीक। तो अब यहीं से देखो, अभी क्रिस्टल बना नहीं है, अब क्रिस्टल फॉर्मेशन यहां से शुरू होता है, यहां से ये मान लें R = R0। इस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर जाके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है और 3 बैंड्स बन जाते हैं। ये एक इस तरीके से निकल जाता है ऊपर की तरफ, इस तरीके से ये हायर बैंड हो जाता है, ठीक। ये लोअर बैंड होता है और यहाँ पे ये, ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ जाके एक एवरेज स्पेसिंग आती है लगभग ये। तो देखो ये जो बैंड होता है, ये जो होता है, ये बैंड होता है, ये बैंड कहलाता है वैलेंस बैंड। ये जो गैप होता है यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लियर है। और ये जो बैंड होता है बच्चों, ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। बात शायद समझ में आ गई कि जब एक सिंगल आइसोलेटेड एटम होता है या सारे एटम दूर दूर होते हैं तो डिस्क्रीट लाइन, जब वो थोड़े पास आते हैं तो आपस में स्प्लिटिंग होती है। पहले 2p की स्प्लिटिंग शुरू हो गई,
समझ गए। फिर 2s की स्प्लिटिंग शुरू होगी, इसकी स्प्लिटिंग को मैंने डिस्कस नहीं किया है। फिर एक स्टेज पे जाके ये 2p और 2s मर्ज कर गए एक दूसरे में, वो सारी कहानी अब तक डिस्कस कर दी डिटेल, एक भी पॉइंट बाउंस नहीं किया होगा। फिर हम उनको फर्दर पास लाते हैं तो ये जो बैंड बना था 2p और 2s की ओवरलैपिंग, ये फिर 3 बैंड्स में ब्रेक हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है क्या कहलाता है, फॉरबिडन। ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड, यही ठीक, और सबसे नीचे वाला वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिस्टेंस, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कैसा लिया है। अब ये मेरे हाथ का लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, या मैंने इसको देखो प्रॉपर बना ही रखा है यहाँ पर, आप इसको समझ लीजिए। ये सारी कहानी देखो, 6n स्टेट 2n इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर स्प्लिटिंग शुरू हुई आराम से। अब कोई भी दिक्कत आई हो तो बता दो, कोई भी दिक्कत आई हो तो बता दो। यहाँ पे स्प्लिटिंग इनकी शुरू हो गई है, ये क्या सब पी की स्प्लिटिंग, ये किसकी, एस की। यहाँ पे जाके पी और एस मिल गए दोनों की, ये यहाँ पे सब मिल गए, ठीक। तो यहाँ पे 8n स्टेट हो जाएंगे, 6ns के 2ns के, जिसमें से 4n इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n खाली होंगे, समझ गए। फिर फर्दर आप पास लाएंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये एनर्जी गैप जो कंडक्शन बैंड, तो कंडक्शन बैंड ये कौन सा, वैलेंस बैंड। और ये अब देखिए इसमें बस इतनी सी कहानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 केल्विन पर, ये सब हम किस पे बात कर रहे हैं, एट 0 केल्विन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 0 केल्विन पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब के सब वैलेंस बैंड होते हैं, ठीक। सब में नहीं, मतलब सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे कंडक्टर होता है तो यहाँ भी होते हैं, वो सब अलग अलग बात है, ठीक है। एक सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, तो 4n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ठीक है, और 4n इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, ये खाली होता है, 0 इलेक्ट्रॉन 4n स्टेट्स, ये एनर्जी गैप होता है। अच्छा, आज के बाद हम इस डायग्राम को कहीं बनाएंगे भी नहीं। इस डायग्राम का हम ये आप देखेंगे, जो मेडिकल या नीट में ये डायग्राम सीधे बुक्स में बना रहता है, ये तो मैंने आपको अंदर जाके फॉर्मेशन क्लियर कर दिया इसका, इससे आपका काम भर चल जाएगा। तो देखिए हम सीधे एनर्जी लिखेंगे और यहाँ पर ये डायग्राम बनाएंगे, 3 बैंड बनाएंगे, एक ये बैंड, एक ये बैंड और एक ये बैंड। बीच वाला क्या कहलाएगा, फॉरबिडन गैप, ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। अब बस इसके बाद आपकी कहानी सेमी कंडक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। इसमें क्या क्या बातें खास हैं, 0 केल्विन पे या कुछ पूछे तो सभी इलेक्ट्रॉन इसी में रहते हैं, ये दोनों के बीच का गैप होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। कोई भी कंडक्शन तब दिखाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। वो कैसे आता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछलने लगते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उछलने लगते हैं तो यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ के आते हैं, उसको होल कहते हैं, तो यहाँ से होल का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब फाइनली इसी डायग्राम से मैं पूरी पढ़ाई करा ले जाऊंगा आपको, फिर मैं क्रिस्टल के आपको कोवेलेंट बॉन्ड भी समझाऊंगा, ये आगे धीमे धीमे चलेंगे। लेकिन आज की क्लास का मेन पार्ट ये था, या तो इस डायग्राम को मैं डायरेक्ट उठा लेता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है तो मुझे ऐसा लगता है इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यार, 1 घंटा ही तो लग गया जीवन का, आप कितना टाइम बर्बाद कर देते हो। अगर इस डायग्राम को समझने से पहले आपने 1 घंटा पढ़ाई को दे दिया तो ऐसा क्या बिगड़ गया। लेकिन चीज़ें तो क्लियर हो गई आपकी, एकदम जड़ से क्लियर कर दी। अब हम ये सब भूल भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी। हमेशा ये डायग्राम बनाएंगे किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है। और ये जो फॉरबिडन गैप बैंड होता है ये मैंने आपको समझा दिया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। 0 केल्विन पे हम मानेंगे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक खाली होता है, ये सब बात है, ठीक है। अब तीनों बैंड्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ नहीं, अब तो खत्म हो गई कहानी। एनर्जी बैंड्स आर ऑफ 3 टाइप। सबसे पहले वैलेंस बैंड, एक एक बात देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सब इसी में जाते हैं, ठीक है। is known as valence band. At 0 Kelvin, the electrons face the energy level in valence bands starting from lowest one. 0 Kelvin पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को पूरी तरह से भर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे नीचे से। वैलेंस बैंड या खत्म, जहाँ इलेक्ट्रॉन का बनना खत्म हो जाता है वहीं तक की हाइट क्या हो जाती है, वैलेंस बैंड। टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन उछलने लगेंगे, ऊपर भी जाने लगेंगे। ये सारी कहानी एकदम आसान। दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे, ये इसकी पहचान भी इसकी यही है। दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आएगा कि सर आपने तो अभी ये बताया कि ऊपर वाले बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। अरे उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तब एनर्जी ज़्यादा होगी ना, अभी तो इसी में है ना। तो अगर एक एटम के लिए बात करोगे या एक क्रिस्टल के लिए बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो किस में,
वो तो वैलेंस बैंड में ही है ना, तो इसको इसलिए मैक्सिमम एनर्जी, मुझे भी कंफ्यूजन आता था, ठीक है। नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड। देखिए ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, कंडक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना होगा, इसको रट लो या समझ लो, ये नियम है। दो पाइप है, एक तरह से मान लो दोनों पाइपों के बीच में गैप है, एक पाइप वैलेंस बैंड है, एक पाइप आपका कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन तभी आएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहते हैं, वैलेंस बैंड में कंडक्शन, वैलेंस बैंड के कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कितना आसान है, इसको रटो समझो जो भी करो, अब चीजें हो गई, ठीक है, एकदम आसान। कंडक्शन बैंड, द हायर एनर्जी लेवल बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब समझ रहे हो, जो ऊपर वाला बैंड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी, ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स मे और मे नॉट प्रेजेंट इन दिस बैंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उछल उछल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, लिख दिया। एट 0 केल्विन दिस बैंड इज एम्प्टी, इस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है 0 केल्विन पर। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो भी वैलेंस, भाई वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन अगर वहां पहुंच गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये बात एकदम क्लियर है। करंट फ्लो ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही करंट में पार्टिसिपेट करते हैं, एकदम आसान बात, ठीक है। थोड़ा सा फॉरबिडन एनर्जी गैप को भी समझ लीजिए। फॉरबिडन एनर्जी गैप आप समझ गए, देखिए ये यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का गैप, तो गैप क्या होगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है, यहाँ पे इसकी मिनिमम, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम, तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए डेल्टा ईजी क्या होगा, तो बताइए वैलेंस बैंड का मिनिमा मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड का मिनिमा का डिफरेंस है, तो सी बी मैक्स माइनस, मैं गलत लग गया इसको, कंडक्शन बैंड का मिनिमा, तो सी बी मिन माइनस वैलेंस बैंड का मिनिमा, वैलेंस बैंड का मैक्सिमा। इसका डिफरेंस क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए मैंने लिख दिया है एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड डेल्टा ईजी, लिख दो सीधे सीधे, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस बैंड, बहुत खास पॉइंट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ठीक है। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। सेमी कंडक्टर में अलग होगा, इंसुलेटर्स में अलग होगा, कंडक्टर्स में अलग होता है, ठीक है, एकदम आसान है। विड्थ ऑफ दिस बैंड डिसाइड वेदर द क्रिस्टल इज कंडक्टर और सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। इसकी कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अब आपसे पढ़ाएंगे, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी कि इस फॉरबिडन गैप के विड्थ के अकॉर्डिंग कोई भी मटेरियल कब कंडक्टर कहलाता है, कब इंसुलेटर कहलाता है और कब सेमी कंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी हो रही थी, वैसे मैंने शुरुआत में टॉपिक इसमें कई कवर करने के लिए आपसे कहा था, पर उसकी मैंने क्लास सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहीं तक कवर करिए, एकदम चीज़ें आसान थी, रट गई सब कुछ आपको। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चलिए।